डियर लर्नर, आपका आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप देखेंगे कि पुस्तकालयों में विभिन्न प्रकार के सूचना के जो स्रोत हैं उनका व्यवस्थापन बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। किताबें, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, शोध प्रबंध इत्यादि सभी सूचना के स्रोतों का व्यवस्थापन पुस्तकालय लाइब्रेरियों द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। ये इसे करने के लिए एक विशेष पद्धति जो है प्रयोग में पुस्तकालयों द्वारा लाई जाती है, जिसे हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन या पुस्तकालय वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं विषय विशेषज्ञ के तौर पे डॉक्टर पवन कुमार सैनी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, धन्यवाद अशोक जी। जैसे कि अशोक जी ने कहा कि आज हमारा जो सेशन है वो सेशन है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ये BLI स्टूडेंट के लिए जो कोर्स हमारा BLI 223 उसको से रिलेटेड है। जो BLI 223 कोर्सेज आर डिवाइडेड इन 4 ब्लॉक्स और 4 ब्लॉक्स आर डिवाइडेड इन 14 यूनिट्स। आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट में लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस कि व्हाट इज़ द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस। बट बिफोर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से पहले देखते हैं कि लाइब्रेरीज के अंदर जितनी भी टाइप्स की लाइब्रेरीज हम देखते हैं वो दे आर ऑफरिंग द लाइब्रेरी सर्विसेज। अब लाइब्रेरी सर्विसेज प्रोवाइड करने से पहले उनको एक प्रोसेस अपना कंप्लीट करना पड़ता है जिसके अंदर वेरियस सेक्शंस को डिवाइड किया गया जिसमें हम कहते हैं मोस्टली कि वेरियस सेक्शंस में आता है कि जो टेक्निकल सेक्शंस है, टेक्निकल सेक्शंस को और फर्दर कैटेगराइज करते हैं हम कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस एंड कैटलॉगिंग। जनरली हम देखते हैं कि लाइब्रेरीज के अंदर जो टेक्निकल सेक्शंस के अंदर जो फर्स्ट फंक्शंस हम यूज़ करते हैं वो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस होता है। अब लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस की जब बात करते हैं, बट हम देखते हैं कि हमारे कोर्सेज के अंदर जो हमारे इग्नू के स्टूडेंट के अलावा अदर यूनिवर्सिटीज़ भी ऑफर करती है जिसको हम कहते हैं नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स है ना। अब नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम अंडर द क्लासिफिकेशंस के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि भी नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नॉलेज वर्ड को होता है, नॉलेज जानते हैं, नॉलेज डेटा इंफॉर्मेशन से जनरली हम देखने को मिलता है, सुनने देखते हैं एज ए स्टूडेंट। तो नॉलेज होता है कि जो टोटल इज ए सम टोटल ऑफ आइडियाज एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस कवर करता है सोसाइटीज के लिए। नॉलेज को हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि दे आर सब्जेक्टिव नॉलेज और हो सकता है कि वो ऑब्जेक्टिव नॉलेज तो डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा उसका सेकंड वर्ड हम यूज करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स है ना। ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स का मतलब यहाँ पर हम यूज करते हैं कि हाउ टू ऑर्गेनाइज दिस थिंग्स है ना। तो जनरली हम देखने होते हैं कि लाइब्रेरीज के अंदर जो हम सिस्टम्स जो फॉलो करते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम यूज करते हैं किस प्रकार से इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है, जिसके अंदर हम यूज करेंगे क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। अब जनरली हम कहते हैं कि जो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है वो एक एक्टिविटीज है, सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज जिसके अंदर डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शंस, इंडेक्सिंग, क्लासिफिकेशन परफॉर्म इन लाइब्रेरीज, डाटाबेसेस, आर्काइव्स, अदर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कि ये किसके द्वारा किया जाता है। जनरली हम देखते हैं कि जो लाइब्रेरियन है, जो इंस्टीट्यूशंस में लाइब्रेरियन है या आर्काइव्स है अदर इंस्टीट्यूशंस में, या हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, या जैसे लाइक कह सकते हैं कि बाय द कंप्यूटर अल्गोरिथम है, वो भी इस नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन की सिस्टम्स की बात करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट है किसको है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एम्फसाइज ऑल टाइप ऑफ स्कीम्स organizing informations promoting knowledge management such as you can say library classifications, gazette या databases या taxonomy, thesauri या other ontology। there are simply कहते हैं कि systems है जिसमें हम जो library sciences के एज ए library courses में पढ़ाते हैं कि library classifications भी हम देखने को मिलती है जिसके various schemes होती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। बट आज टॉपिक हम कवर करें कि library classification। अब library classifications की जब हम बात करें तो यह करें कि नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जो है वो एक प्राइमरी परफॉर्म करता है 2 फंक्शंस को, जिसमें होता है सर्चिंग होता है, ब्राउजिंग होता है। सर्चिंग में हम इन्वॉल्व करते हैं वेरियस सिस्टम यूज करते हैं जिसमें सब्जेक्ट हेडिंग हम यूज करते हैं, वोकेबलरी कंट्रोल की बात करें, नेचुरल लैंग्वेज कीवर्ड की बात करें। ब्राउजिंग का मतलब होता है
हम डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्म में है प्रेजेंट किया गया, जैसे जनरली हम कहते हैं टैक्सोनॉमी है या क्लासिफिकेशन स्कीम है। तो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स हैविंग द टू फंक्शंस मेनली, फर्स्ट इज सर्चिंग, सेकंड इज ब्राउजिंग। ब्राउजिंग के अंदर हम एग्जांपल्स देखने होता है टैक्सोनॉमी और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम। सो कहते हैं मोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टूल जो है वो क्लासिफिकेशन का है, और सब्जेक्ट हेडिंग भी, इसके अलावा सब्जेक्ट हेडिंग के अलावा थिसोरी भी हम यूज करते हैं कि ये नॉलेज ऑर्गेनाइज सिस्टम्स के टूल के अंदर यूज करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। अब देखिए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन देखते हैं कि लाइब्रेरीज के अंदर हम देखते हैं कि वेरियस इंफॉर्मेशन वेरियस फॉर्मेट्स में अवेलेबल होती है। जिस जर्नली फॉर्मेट में कह सकते हैं कि वो बुक फॉर्मेट में है, वो या जर्नल फॉर्मेट में है, या अदर इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मेट में। अब वो अव्यवस्थित है, उसको व्यवस्थित करने के लिए आप देखेंगे कि जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन जो वर्ड है वो रूटीन लाइफ में भी देखने को मिलता है। कि आप अब देखिए कि एक स्टोर पे जाएंगे या एक बुक स्टोर पे जाते हैं तो वो भी जो रिलेटेड सब्जेक्ट है, जो एक सब्जेक्ट के रिलेटेड बुक्स हैं या अदर जो मटेरियल थिंग्स हैं हम शॉप पे देखते हैं, तो वो एक साथ अरेंज करके रखते हैं। इसका रीजंस क्या है? इसका रीजन क्या है कि इजीली वो यूजर को जब इंफॉर्मेशन जो जो डॉक्यूमेंट्स या जो उसको सेल करना है तो इजीली कम टाइम में उसको अरेंज करके, इसलिए हम देखते हैं कि अगर स्टोर है तो स्टोर को, जैसे आप देखेंगे सोप है, सोप के अंदर वेरियस जो टाइप के इंफॉर्मेशन फॉर्मेट में है वो एक जगह इकट्ठी करके रखी हुई है, बट उसको अगर व्यवस्थित नहीं करके रखेंगे वी कैन नॉट प्रोवाइड इजीली टू यूजर सर्विसेज। सो चौकोस हम वर्ड यूज करने को मिलता है। इसके बाद आता है कि क्लासिफिकेशंस में आप देखेंगे स्लाइड में कि ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज देखेंगे कि सिस्टमेटिक वे के अंदर, सिस्टमेटिक वे के अंदर जो सेम सब्जेक्ट है, जो सेम टाइटल है, जो सेम जो सब्जेक्ट एरियाज है उसको एक साथ अरेंज करके रखने। जैसे फिजिक्स के सारे एक साथ बुक होगी, केमिस्ट्रीज की एक साथ बात करेंगे, या लाइब्रेरी साइंसेज की जो सब्जेक्ट की बुक्स है उनको एक साथ हम अरेंज करके रखते हैं। क्लासिफिकेशंस के अंदर जब हम बात करते हैं कि वो एक डिविजन्स वर्ड जो मीनिंग यूज करते हैं कि सिमिलर जो थिंग्स वाले जो चीजें हैं, जो लाइक जिसको हम कह रहे हैं, वो एक साथ हम अरेंज करके रखते हैं, जिसमें आता है एक डिवीजन आता है, ग्रुपिंग आप कह सकते हो, और अरेंजिंग हम कह सकते हैं, सोर्टिंग वर्ड यूज करते हैं, रैंकिंग, ऑर्गेनाइजिंग और मैपिंग। दीज आर द सिमिलर वर्ड सेइंग दैट व्हेन यू क्लासिफाइड द डॉक्यूमेंट्स। डिविजन्स मींस होता है वी कैन कैटेगराइज इन टू डिविजन्स। लाइक जनरली देखते हैं कि आप क्लासेस के अंदर आप देखिए कि स्टूडेंट को हम कैटेगराइज करेंगे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, जो स्कोर अर्न करता है, जो मार्कशीट पे देखने को मिलता है परसेंटाइज हम देखते हैं, तो वो डिविजन्स में कैटेगराइज करके रखता है। ग्रुपिंग, लाइक आपने ग्रुप ए बी सी ग्रुप बना दिए, एक ग्रुप के अंदर जो देखेंगे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले जो, आप मान लीजिए कि सपोज करें कि हम कहें कि मेल और फीमेल है ना, देयर आर टू ग्रुप्स है ना, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल जो है वो टू ग्रुप्स हैं, बट ये हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि मेल के अंदर कितने हैं, फीमेल कितने हैं ना, तो उसको ग्रुपिंग है ना। और अरेंजिंग मीन्स, क्योंकि हम अरेंज करते हैं कि मान लीजिए कि पहले आपने हाइट के हिसाब से अरेंज किया, या हो सकता है कि आपने सब्जेक्ट के या टाइटल के हिसाब से अरेंज किया, सॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे जनरली हम देखते हैं कि आज ट्रेंड जो डेस्कटॉप पे यूज करते हैं, वर्ड्स में कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं या अल्फाबेटिकली हम सॉर्टिंग करते हैं। डिक्शनरीज आप देखते हो तो वो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टिंग करके थे। रैंकिंग की बात की, ऑर्गेनाइज और मैपिंग है। आप देखिए मैपिंग का मतलब यहाँ पर सिंपली देखेंगे कि अगर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने जो नॉलेज को, होल नॉलेज को मैपिंग किया गया, जिसको आप कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे सपोज करो कि कॉलम क्लासिफिकेशंस में हम देखते हैं कि जो नॉलेज को, जो होल नॉलेज तो वर्ड के जितने भी नॉलेज को कैटेगराइज किया अल्फाबेटिकली ए टू जेड है ना। फर्स्ट उन्होंने लिखा कि ए फॉर नेचुरल साइंस के लिए मैपिंग किया, देन उसके बाद में उन्होंने अल्फाबेटिकली जो लेटर है, लास्ट लेटर जो जेड यूज किया, तो जेड लो के लिए उन्होंने यूज किया था। तो दीज आर द होल नॉलेज आर मैपिंग इन पर्टिकुलरली एक सिस्टम में यूज करके मैपिंग करते हैं। अब जनरली आता है क्लासिफिकेशन का यूज कहाँ होता है। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशंस के यूजेस की बात करें तो अब देखिए क्लासिफिकेशन, अब मैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस की बात करें, बट जनरली क्लासिफिकेशंस हम देखते हैं कि यूज एवरीवेयर करते हैं। आप रूटीन लाइफ में देखेंगे तब सुबह उठते ही आप देखते हैं क्लासिफिकेशंस, आप अपने जो रूटीन वर्क करते हैं उसको आप कैटेगराइज करते हैं कि मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी भी ये करना है, सेकंड प्रायोरिटी ये करना है। ऐसे ही हम देखते हैं कि लाइब्रेरीज के अंदर या जो हमारे जो होल वर्क है उसको नेचर वाइज होम में भी देखने को मिलता है। आप मार्केट में जाएंगे वहां पर भी आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। इंस्टीट्यूशंस में, इंस्टीट्यूशंस लाइक जैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें या स्पेशल इंस्टीट्यूशंस लाइक जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के सारे क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है कि हेल्थ साइंसेज के अंदर, या हम नॉलेज की बात करें, नॉलेज को भी क्लासिफिकेशन देकर नॉलेज कहते हैं कि नॉलेज ऑफ वेरियस टाइप, जैसे थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रोसीजर नॉलेज, पॉलिसीज नॉलेज। इसके अलावा हम देखने को मिलता है टेसिट नॉलेज, इम्प्लिसिटी नॉलेज। या आप मोर एग्जाम्पल देखते हैं कि वैदिक में भी हमें देखने को मिलता है कि मोक्ष, धर्मा, इस तरह से नॉलेज को क्लासिफाइड किया। डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में भी हम क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है कि जैसे वो फिजिक्स के डॉक्यूमेंट्स है या अदर डॉक्यूमेंट्स है, किस फॉर्मेट के अंदर डॉक्यूमेंट्स है। तो जनरली रूटीन लाइफ में भी हम जो क्लासिफिकेशन है वो देखने को मिलता है। बट क्लासिफिकेशंस की वाई नीड, क्लासिफिकेशंस क्यों नीड, हम बात करें क्लासिफिकेशंस क्यों नीड है, क्योंकि आप देखिए कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाई करके रखेंगे तो इजीली आप उसको हैंडल कर सकते हैं, उसको मैनेज, यू हैव मैनेज इट, अंडरस्टैंडिंग और सर्चिंग, यू कैन इजीली सर्च है। क्योंकि अगर देखिए, अगर आपके पास सिस्टमेटिक ढंग से अगर नॉलेज को आपने अरेंज नहीं करके रखा हुआ है तो वो इजीली यू कैन नॉट आइडेंटिफाई। लॉट ऑफ वॉल्यूम्स के अंदर आपके पास जो जो नॉलेज है, जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में या वेरियस फॉर्मेट में, उसको आप अगर आप सर्च करना चाहें तो नॉट इजी टास्क है ना। तो इसलिए हम उसको सर्चिंग के लिए है रिट्रीव कर सकते हैं, यू कैन रिट्रीव। और कह सकते हैं कि आप नॉलेज बिल्ड एंड डेवलपमेंट के लिए भी क्लासिफिकेशन जो जर्नली हम यूज करने को देखने को मिलता है। इसके अलावा होता है कि जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की प्रोसेस क्या है, कि प्रोसेस कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कहाँ का इंप्लीमेंट करते हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस को लाइब्रेरीज के अंदर। अब मैं बात करूं लाइब्रेरीज के अंदर जो क्लासिफिकेशंस है वो कहाँ का इस प्रोसेस को हम इम्प्लीफाई करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे जनरली हमने सबसे देखने को मिलता है डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स का मीनिंग क्या होता है, जनरली लाइब्रेरी साइंस में बच्चे पढ़ते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में कि एक फॉर्मेट है, वो डॉक्यूमेंट्स है, राइट, डॉक्यूमेंट्स में करते हैं। और इसके अलावा हम कहते हैं देखिए लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड जो है वो भी हम देखते हैं वहाँ, क्योंकि देखिए लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड जैसे हम जानते हैं कि लाइब्रेरीज के अंदर जो टेक्निकल फंक्शंस के फर्स्ट फंक्शन है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, सेकंड फंक्शन लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के प्रोसेस के थ्रू हम एक लाइब्रेरी कैटलॉग प्रिपेयर करते हैं। उसके अंदर जो लाइब्रेरी का जो फॉर्मेट स्टैंडर्ड साइज हम यूज करते हैं, उसमें जो फर्स्ट सेक्शंस मे बी वो स्कीम्स स्टैंडर्ड्स कोड यू कैन यूज CCC एंड एज वेल द ACR2 है। बट वहां पर भी हम देखते हैं कि सपोज आपने ACR2 स्टैंडर्ड्स कोड को फॉलो किया, उसमें अब जब कैटलॉग कार्ड प्रिपेयर करेंगे तो वहां पर कॉल नंबर मेंशन करते हैं, यानी कॉल नंबर सेक्शंस के अंदर कॉल नंबर मेंशन करते हैं। तो इसका मतलब क्या कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस का पर्पस जो है ना, इंप्लीमेंटेशंस कहाँ कहाँ प्रोसेस को इंप्लीमेंट करते हैं, लाइब्रेरी कैटलॉग में करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं एंट्रीज इन बिब्लियोग्राफीज, इंडेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट है। जनरली हम देखते हैं कि जो बिब्लियोग्राफीज हैं, जो आप देखते हो कि बुक्स के लास्ट में जो कंपोनेंट है बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस में, वो भी एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर देखने को अरेंज करते हैं। और इसके अलावा हम जब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लाइब्रेरीज के अंदर, जो हम लॉट ऑफ सर्विसेज यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पर भी हम देखने को मिलता है कि जो रेफरेंस सर्विसेज है वो देखने को, फॉर एग्जाम्पल ये इंडेक्सिंग, अब्स्ट्रैक्टिंग या रिप्रोग्राफी सर्विसेज तो नहीं कहेंगे, बट हम सर्विसेज जहां प्रोवाइड करते हैं वहां पर भी हम उसको क्लासिफिकेशंस का इंप्लीमेंटेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो बुक ऑर्डर करते हैं तब भी हम उस टाइम में देखते हैं कि ऑलरेडी वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास परचेज है, क्लासिफाइड किया हुआ है, तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कॉपीज, तो वहां पर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रोसीजर जो है, हमारे जो ऑपरेशनल फंक्शंस के सेक्शंस है, जो ऑपरेशनल प्रोसीजर और सेक्शंस लाइब्रेरीज के सेक्शंस, जो लाइब्रेरीज के अंदर वेरियस सेक्शंस होते हैं, लाइक जैसे फर्स्ट सेक्शन हम कहते हैं एक्विजिशन सेक्शन, सर्कुलेशन सेक्शन, पीरियोडिकल सेक्शन। तो एक्विजिशन सेक्शंस के अंदर हम देखेंगे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस का इंप्लीमेंटेशन का, आपको बुक का परचेज ऑर्डर प्लेस करना है, तो हम देखते हैं कि जो पर्टिकुलर किसी फैकल्टी या अदर किसी रिक्वायरमेंट भेजी है, तो उस रिक्वायरमेंट को हम देखते हैं कि ऑलरेडी वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है या नहीं है। तो वो कहाँ से पता चलेगा, जब आपने डॉक्यूमेंट्स को क्लासीफाई कर रखा है इजीली, तो ऑर्डर प्लेस करना एक्विजिशंस में हेल्प करता है। सर्कुलेशंस के अंदर जब हम यूज करते हैं क्लासिफिकेशन, क्योंकि सर्कुलेशंस जब बुक इश्यू होगा तो डेफिनेटली वो रिटर्न होगी, यूजर रिटर्न करेगा। अब रिटर्न करेगा तो वापस उसको रीलोकेट करना, रीअरेंजमेंट करने के लिए तभी हेल्प कर पाएंगे जब आपने क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस को फॉलो किया, इंप्लीमेंटेशन आपने कर रखा है। सेम पीरियोडिकल्स का भी हम क्लासिफाई करते हैं क्लासिफिकेशंस, क्योंकि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, बट सब्जेक्ट को हम एक, क्योंकि क्लासिफिकेशंस हम देखते हैं आगे पढ़ेंगे कि बेसिक टर्म हम यूज करते हैं जिसके अंदर कॉल नंबर होता है।
अब कॉल नंबर को यूज़ करते हैं क्योंकि वो हम उसके लिए हैव 3 कंपोनेंट के अंदर यूज़ करते हैं, जिसमें क्लास नंबर, कलेक्शंस नंबर और बुक्स नंबर। सर जनरली हम देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशंस का जो लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड जो स्टैंडर्ड जो हम यूज़ किया, इस तरह से आप देखिए स्लाइड्स के अंदर कि दे आर द 4 फॉर्मेट आर यूजिंग हियर। फर्स्ट इज लाइब्रेरी कैटलॉग, सेकंड इज बिब्लियोग्राफीज की जो बात की, इंडेक्सिंग, अब्स्ट्रैक्टिंग, देन बुक्स इन्फॉर्मेशन है। सो क्लासिफिकेशंस का यूजेस की बात करते हैं कि वी कैन आइडेंटिफाई, फर्स्ट इज collections, unable to browsing, locations, tools and all, क्योंकि classifications is a long process, it is a browsing tool are saying, the locating tool है, retrieve कर सकते हैं, mechanism arrangement है ना, mechanism arrangement here इसमें it means यूज करते हैं कि जब हम बुक्स को रीअरेंज कर रहे होते हैं, एक मैकेनिज्म होगा आपका, कैसे अरेंज करो, अदरवाइज लॉट ऑफ बुक्स रिटर्न होगी, यूजर इश्यू रिटर्न कराएगा, कैसे अरेंज करेंगे। एनालाइजिंग यूजर इंक्वायरी की मोस्टली हम देखते हैं कि यूजर की जो इंक्वायरी होती है उसको एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो लास्ट इंपॉर्टेंट यूजेस हम कह सकते हैं, फाइंडिंग वीक एरिया इन द कलेक्शंस। देखिए जनरली हम देखते हैं कि लाइब्रेरीज के अंदर कि हम देखते हैं कि जो वेरियस जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बुक्स हैं, रेफरेंसेस बुक का मैक्सिमम यूज कितना हो, किसका, कौन से रेफरेंस बुक का, कौन से डॉक्यूमेंट्स का है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्लासिफिकेशंस आपका यूजेस हेल्प करेगा। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस आप हेल्प कर सकते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स कितने ज़्यादा यूज होता है। अब बात करते हैं कि जो मीनिंग क्या है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस की बात करें, कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस को एक टेक्निकल टर्म में हम देखते हैं कि लाइब्रेरी का फंक्शन से टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, तो क्लासिफिकेशंस को कहते हैं कि इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग सिमिलर like entities, or it may be notified that there can be no grouping without division, as there can be no without lighting, no or no parting without meetings. Classifications is simplify about the grouping together things about like to class, to classify and classifications. To class here means the word used classifications is word used 3 words. First is classes, second is classify, third word is merge the classifications. Class means they are categorized, grouping, right, like first class, second class they are saying. Or classifying is a process when you use the any schemes you can use, but make a class number in artificial language in ordinary number में हम देखने को मिलता है। whole is process that is called the classifications. Second, now there a lot of definitions are given in library classifications, and most famous applications definitions are saying the Margaret Mon has defined कि classifications क्या है। classifications of book is a knowledge classifications with adjustment and made necessary by the physical form of book है ना। इसके अलावा जो WC बैरविक सेयर्स जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के टीचर रहे, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि व्हाट इज द डिफाइन द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। उन्होंने कहा कि द अरेंजमेंट ऑफ बुक्स एंड अदर मटेरियल ऑन सेल्फ or descriptive of them in the manner which is most useful for to those who read. It means इसका मतलब सिंपली ये कहा गया कि जो अरेंजमेंट है जो बुक्स का फिजिकली फॉर्म में जो आप अरेंज कर रहे हो, वो डिस्क्रिप्टिव डिटेल मीन्स टाइटल क्या था उसका, ऑथर कौन था, उसको भी हम देखने को मिलता है। और एक सिस्टमेटिक वे के अंदर वहाँ पर रैक्स के अंदर हम जो वो फिजिकल फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं वो एक डेफिनेशंस दी। इसके अलावा आप गूगल पे और भी पढ़ लेंगे, रेफरेंसेस सोर्सेज के अंदर हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने भी क्लासिफिकेशंस की डेफिनेशंस दी थी। उन्होंने डिफाइन किया था, मैं सिंप्लीफाई बताऊं कि उन्होंने कहा कि ट्रांसलेशंस ऑफ द नेम ऑफ सब्जेक्ट ऑफ बुक into prefer the artificial language ordinary number। यहाँ पर 3 वर्ड आर दे आर यूजिंग। फर्स्ट उन्होंने कहा कि ट्रांसलेशंस ऑफ द नेम ऑफ सब्जेक्ट ए बुक इनटू प्रेफर आर्टिफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पर आर्टिफिशियल लैंग्वेज का मीनिंग उन्होंने यूज किया, यू कैन यूज द स्टैंडर्ड स्कीम, स्टैंडर्ड टूल्स है व्हेन यू क्लासिफाइड द डॉक्यूमेंट्स। ऑर्डिनरी नंबर का मतलब उन्होंने कहा कि लाइक दे आर यूजिंग द ऑर्डिनरी नंबर लाइक 1 2 3 इंडो अरबिक नंबर, अल्फाबेट लेटर A to Z है। तो उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन यानी जो आप डॉक्यूमेंट्स देखते हैं उसका जो सब्जेक्ट है, उसका जो टाइटल है, उस टाइटल को हम क्या करेंगे कि एक स्कीम की हेल्प से उसको ट्रांसलेट करेंगे ऑर्डिनरी नंबर के अंदर। जैसे सपोज मैं कहता हूं कि
डी 4 उन्होंने अल्फाबेट लेटर को इंजीनियरिंग को दिया, B4 मैथमेटिक्स को दिया। अगर आप डीडीसी में देखते हैं तो डीडीसी के अंदर उन्होंने जो इंडो अरबिक नंबर मेल्विन डिवी ने यूज किया, सपोज करो 510 510 जो है 510 इज ए इंडो अरबिक नंबर, इज ए काउंटिंग है, बट 510 रिप्रेजेंट कर रहा है मैथमेटिक्स को। ऐसे ही सपोज करो कि साइंसेज के लिए उन्होंने यूज किया, ऐसे ही टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने यूज किया, सपोज करो टेक्नोलॉजी के लिए 600 वर्ड इंडो अरबिक नंबर यूज किया, तो 600 इट रिप्रेजेंट द टेक्नोलॉजी है। तो इस तरह से उन्होंने जो है ऑर्डिनरी नंबर के डेफिनेशंस में इंक्लूड किया। जनरली हम सिंप्लीफाई लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस का। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पर्पस क्या है, कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस के जो पर्पस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, तो सिंपली पर्पस आता है कि आप हेल्पफुल सीक्वेंस है, यानी इसका पर्पस ये है कि जब हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो अगर आपने डॉक्यूमेंट सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कर रखा है, जो मेथड्स आपने यूज़ किया है उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। करेक्ट रिप्लेसमेंट इट मीन्स क्या है कि आप अगर मान लीजिए, जैसे प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया कि आप जब बुक को इश्यूज करा के वापस रिटर्न आता है तो करेक्ट अरेंज रिप्लेसमेंट आप अरेंज करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, सपोज करो कि एक यूज़र ने बुक लेके गया फिजिक्स की, वो पता चला कि बुक्स जो है वो मैथमेटिक्स में अरेंज कर रखी है, तो करेक्ट रिप्लेसमेंट की बात करें। देन उसके बाद पर्पस में कहा कि मैकेनिज्म अरेंजमेंट है। मैकेनिज्म अरेंजमेंट मीन्स यहाँ पर ये कहता है कि भाई वो चेंज नहीं होगा, उसका एक सिस्टम फॉलो कर ले कि लगभग 0 के अगर आप बुक की बात करेंगे तो वो 0 के साथ ही 0.1 या 0.12 वहीं अरेंज होगी, क्योंकि वी हैव अडॉप्ट द मैकेनिज्म सिस्टम्स है, तो वहां पर हम मैकेनिज्म सिस्टम के पर्पज की बात कर। इसके अलावा हम नेक्स्ट पर्पज हम कह सकते हैं कि जो इसके पर्पज होंगे, सपोज करो लाइब्रेरीज के अंदर हम न्यू एडिशंस, न्यू डॉक्यूमेंट्स रेगुलरली सब्सक्राइब करते रहते हैं, परचेज करते हैं। जर्नल्स के लिए हम यूज़ करते हैं सब्सक्रिप्शन वर्ड, बट बुक्स के लिए हम परचेज वर्ड यूज़ करते हैं। तो न्यू एड ऑफ द न्यू डॉक्यूमेंट्स, यानी लाइब्रेरीज के अंदर हम जो डॉक्यूमेंट्स एक्वायर करते हैं टाइम टू टाइम रेगुलरली, तो उसके लिए भी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस का पर्पज है। इसके अलावा विड्रॉल ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम स्टॉक है ना। अगर आपका लाइब्रेरीज के अंदर देखते हैं कि जो मोस्ट अनयूज डॉक्यूमेंट्स है उसको आप विड्रॉल करेंगे, लाइब्रेरीज के अंदर विड्रॉल करेंगे डॉक्यूमेंट्स में। कई बार कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो मोस्टली देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के या अदर किसी यूनिवर्सिटीज़ का करिकुलम फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, तो वो हो सकता है कुछ जो स्टॉक में हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हो रहे हो तो अनयूज है, कम यूज हो रहे हैं, तो उसको विड्रॉल करने के लिए या हम यूज करेंगे पर्पज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस। बुक डिस्प्ले का, अगर आपने क्लासीफाई नहीं कर रहा है तो आप कैसे डिस्प्ले करेंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलरली उस सेक्शंस का उस डिस्प्ले को रिप्रेजेंट कर। इसके अलावा अदर अरेंजमेंट, अदर पर्पज दे आर यूजिंग लाइक अरेंजमेंट ऑफ एंट्री इन क्लासिफाइड पार्ट ऑफ द कैटलॉग है। अदर पर्पज में कहता है कि अरेंजमेंट ऑफ एंट्री इन क्लासिफाइड पार्ट का मतलब यहाँ पर कि वी हैव प्रिपेयर्ड द कैटलॉग कार्ड अकॉर्डिंग टू CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है, उसका अरेंजमेंट करने के लिए। क्लासिफिकेशन रेफरेंस इंक्वायरी की बात करें अदर पर्पज के अंदर। इसके अलावा हम फाइलिंग कह सकते हैं कि फाइलिंग ऑफ नॉन बुक मटेरियल सच ऑफ द कोरोस्पोंडेंस, फोटोग्राफ, फिल्म्स एटसेट्रा हम करते हैं। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिक्स ऑफ वेरियस काइंड ऑफ, फॉर इंस्टेंट द क्लासिफिकेशन फॉर स्टैटिक्स विद द रिगार्ड to the ensure books would be reflect pattern on demand इन वेरियस सब्जेक्ट है। इसके अलावा असिस्ट टू कैटलॉगर है। कैटलॉगर मतलब यहाँ पर क्या है कि जो कैटलॉग कार्ड प्रिपेयर करता है कैटलॉगर, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स यूज किया गया। असिस्टेंट टू यूज ऑफ कैटलॉगर, अगर आप कैटलॉग यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हमारे हेल्पफुल टूल के अंदर हम यूज करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि इसकी नीड ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस क्यों है। जैसे प्रीवियसली यूजेस की बात करी तो नीड का रीजंस क्या है। नीड का रीजंस यही है कि आप देखें कि आज जो इंफॉर्मेशंस और जो नॉलेज डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, वेरियस फॉर्मेट में है। लैंग्वेज एक प्रॉब्लम है, वेरियस लैंग्वेज के अंदर है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ रीडिंग मटेरियल्स है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ रीडिंग मटेरियल था। उसके लिए हम जो है क्लासिफिकेशंस की नीड की बात करें कि नॉलेज डे बाय एक्सपेंसेस इंक्रीज होता जा रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सब्जेक्ट है ना। अब यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सब्जेक्ट आप देखेंगे तो इसका मीनिंग क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी यानी समझ में नहीं आता कि पर्टिकुलरली ये डॉक्यूमेंट्स की जो बुक है विच सब्जेक्ट आर रिलेटेड। जनरली हम देखते हैं कि बीइंग ये लाइब्रेरी, अगर आफ्टर आप कोर्स करने के बाद में जब डॉक्यूमेंट्स को क्लासीफाई करेंगे
तो आप देखेंगे कि वो एक टाइटल आपके पास में सपोज है कि मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर है ना, अब उसको किस तरह से किस सब्जेक्ट के अंदर क्लासिफाइड, कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें कि वो कुछ सब्जेक्ट के अंदर उस डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे, वो मैनेजमेंट में क्लासिफाई, सपोज करो मैनेजमेंट का टाइटल है, मैनेजमेंट फॉर लाइब्रेरीज की बात कर रहे हैं। अब जब हम मैनेजमेंट फॉर लाइब्रेरी या लाइब्रेरी सेंटर्स की बात करते हैं तो वो किस सब्जेक्ट का है, तो वो सिंपली सब्जेक्ट लाइब्रेरी साइंस की। लेकिन कुछ टाइटल ऐसे हैं जो इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उसके लिए हम प्रेफर क्या करें कि डॉक्यूमेंट्स को जब क्लासिफाई करें कि वी कैन नॉट इजीली आइडेंटिफाई, तो उस टाइम हम देखते हैं कि उसकी जो कंटेंट क्या है, वो किस ऑथर ने लिखा है, किस ऑथर का स्पेशलाइजेशन एरियाज क्या था, तो उससे उससे हम एनालाइज करके उसको सब्जेक्ट को, इवन आप देखेंगे कि जो हमारे स्कीम्स हैं, वेरियस स्कीम्स हैं, जैसे कॉलन क्लासिफिकेशंस की बात करो, डीडीसी की बात करो, तो वहाँ पर भी जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के लिए बनाने के लिए वेरियस इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, वेरियस मैथड्स मिलते हैं। अगर क्लासिफिकेशंस की बात करें तो वहाँ पर फेज रिलेशंस की, कॉलन क्लासिफिकेशंस में फेज रिलेशंस की बात की कि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट की अगर टाइटल है तो आप किस तरह से आपको क्लासिफाई करना है डॉक्यूमेंट्स को, तो ये नीड के हैं किस प्रकार से हम इसको डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे। अब बात करें कि जो अभी हमने देखा कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का मीनिंग क्या है, उसके बाद हमने देखा कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस के डेफिनेशंस हमने देखा, उसकी मीनिंग हमने देखा, मीनिंग के बाद हमने देखा कि उसका पर्पज़ क्या। अब पर्पज़ के बाद हम देखते हैं कि इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किए गए जिसको हम सिंपली और अदर वर्ड्स में कहेंगे टर्मोलॉजी यूज़ की गई है जो क्लासिफिकेशन, जिसमें एक फर्स्ट जनरली यूज़ करते हैं कि एनालिसिस है ना, एनालिसिस जनरली हम यूज करें। लाइब्रेरी कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो जब लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कॉन्टेक्स्ट में एनालिसिस, एनालिसिस मतलब होता है कि ब्रेकिंग डाउन ए सब्जेक्ट इनटू द फैसेट। अब फैसेट्स का मतलब यहाँ क्या है, फैसेट्स का मतलब जनरली हम देखते हैं कि फैसेट्स में तो एक एंटिटीज की बात कर रहे हैं, लाइक PMEST, तो हियर PMEST इज a letter is a alphabet letter P, but P it represent the personality है ना, तो पर्सनैलिटी हियर मीन P इज अ फैसेट्स यूज कर रहे हैं। देन अनदर कंसेप्ट एरिया जो टर्म यूज कर रहे हैं, एरे। एरे मीन्स होता है कि द क्लास ड्राइव फ्रॉम ए यूनिवर्स ऑन द बेस ऑफ ए सिंगल कैरेक्टरिस्टिक एट एनी वन स्टेज प्रोग्रेस टूवर्ड्स इट्स कंप्लीट अरेंजमेंट टू प्रेफर द सीक्वेंस है ना। तो ये हम कुछ टर्म की बात, बेसिक टर्म, तो नाउ हमने अभी इसमें कवर किया कि व्हाट इज द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस का मीनिंग क्या था, उसके पर्पस क्या थे। पर्पस के बाद हमने कवर किया कि बेसिक जो इसमें टर्मोलॉजी क्या यूज करें। टर्मोलॉजी के अंदर हमने पहले देखा एनालिसिस देखा, उसके बाद एरे देखा। एरे को एग्जांपल्स हम समझते हैं, सपोज करो कि एक टीचर को अगर कैटेगराइज करना है तो आप कहेंगे बाई सब्जेक्ट को फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं, वो फिजिक्स है, लाइब्रेरी साइंस है, बॉटनी एटसेट्रा, इस तरह से हम कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद है फेसिट एनालिसिस, ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक टर्म के अंदर यूज करता है। एनालिसिस का फेसिट एनालिसिस मीन्स होता है कि एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट इनटू its facet according to postulate and principle state for the purpose. Another is terminology, we can say the analytical synthetic classification scheme. Analytical synthetic classification ये क्या है, ये जो basically the type of the scheme है, but we are using involved in saying the analytical subject into the facets in basis the ideal plan, transformations in the verbal plan, transformation the focal in term the verbal plan, and focal call number in the notational plan. Also they synthesize the focal number into the class in the notational plan. इसके अलावा हम जो अदर जो टर्म बेसिक कंसेप्ट या टर्मोलॉजी यूज होते हैं, बुक क्लासिफिकेशन जनरली हम देखते होते हैं लाइब्रेरीज के अंदर हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन यूज करते हैं, बट सम टाइम यूज है बुक क्लासिफिकेशन का मीन्स यहाँ पर यूज किया कि क्लासिफिकेशन फॉर स्कीम फॉर क्लासिफिकेशन इन माइक्रो सब्जेक्ट यूजुअली present not more the 5 facets include the basic facets. Then sometime they are using the basic concept of the depth classifications. Lot of schemes are there the provide the depth classification. So now we are discuss these sessions we are cover the library knowledge organization system. What is the knowledge organization system? They are using the library classification meaning, definitions, purpose, and basic concept. You are saying the basic terminology. प्रिय लर्नर,
Do you wish to be part of a television studio like this, or any other media system, or already part of any media system, want to enhance a new set of skills? Welcome to School of Journalism New Media Studies. Here in the School of Journalism New Media Studies, we are offering program for all set of people to learn and enhance the media skills. The vision of School of Journalism and New Media Studies is to generate a new set of professionals in the area of media and communication studies with understanding about role of media in the national development and global understanding. We offer innovative programs in the field of journalism and mass communication that sets a benchmark of high quality learning and teaching process at the national level. We offer these programs across the country with the help of our regional network as well as study center. Same manner, many of our programs are offered through online mode with a sophisticated learning management system. SOGNMS offers programs from PhD in journalism and mass communication till certificate level. We have masters in journalism and mass communication. The eligibility is a bachelor's degree, and we are introducing this program in 3 languages: Hindi, Tamil and English. Students from national and international students can join either through online mode as well as in the distance mode. We have 4 postgraduate diploma programs, specialized areas in the field of development communication, digital media, electronic media and journalism and mass communication program. And all these 4 programs are available in distance mode. 2 programs are available in online mode, development communication and digital media. And we have specialized certificate program in community radio. IGNOU employs various media and communication tools for better teaching and learning process. School of Journalism and New Media Studies utilizes this media system for delivering all our programs. Come and join with us for exploring a new career and enhance your media skills. डियर लर्नर, ब्रेक के बाद आपका आज की इस चर्चा में पुनः स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पुस्तकालय वर्गीकरण यानी कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ब्रेक में जाने से पहले हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर पवन कुमार सैनी जी ने बहुत सारी चर्चा में टॉपिक्स पे डिस्कशन किया, जैसे कि नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से बिगर टर्म है, किस तरीके से हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का यूज़ करते हैं लाइब्रेरी के रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कौन कौन से टाइप हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के, क्या विशेषताएं होती हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की, और ये पुस्तकालयों में किस प्रकार हमारी सहायता करती है। अब आगे हम जानेंगे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। पवन सर जी, हमें बुक क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ बताइए। देखिए सर, जब जनरली हम यूज़ करते हैं कि क्लासिफिकेशंस मीन्स यहाँ पर हम नॉलेज सब्जेक्ट क्लासीफाई करते हैं। कभी भी बुक्स का क्लासिफिकेशन हम टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करते हैं, बट जनरली एक एज ए स्टूडेंट जो है वो समझता है कि क्योंकि बुक क्लासिफिकेशंस का मीन्स होता है कि बुक्स के 2 पार्ट्स कैसे हो सकते हैं। वहाँ पर बात आता है कि वो इनबिल्ट है कि वो नॉलेज क्लासिफिकेशंस की बात कर रहा है, यानी सब्जेक्ट क्या है, वो सब्जेक्ट वो बुक्स पर्टिकुलरली किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है
तो उसको हम कहते हैं कि वो बुक क्लासिफिकेशंस। बट बुक क्लासिफिकेशंस का मीनिंग ये नहीं कि वी हैव क्लासिफाइड द बुक्स को 2 पार्ट्स में आप करेंगे। वहाँ पर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं कि सब्जेक्ट को क्लासिफाई करेंगे। अब सब्जेक्ट क्या होगा, कौन सा सब्जेक्ट है, वो उस टाइटल की फॉर्म में वहाँ पर देखिए, आप देखेंगे कि बुक है, वो जो बुक है वो डेफिनेटली एक फॉर्मेट होता है। जनरली हम लाइब्रेरीज के अंदर जो बुक परचेज करते हैं उसका एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट इन द सेंस हम कहते हैं कि बुक्स आर 2 पार्ट्स है ना, फर्स्ट सेइंग द इंटरनल पार्ट और सेकंड कहें एक्सटर्नल पार्ट। इंटरनल पार्ट को हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसके अंदर मोर देन 11 या 9 से 11 तक कहते हैं। जैसे सपोज करो कि फर्स्ट का आता है कवर पेज होता है, टाइटल पेज होता है, वर्सो टाइटल पेज होता है। मेन कंटेंट की बात करें, बॉडी ऑफ कंटेंट की एक्नॉलेजमेंट की बात करें, तो वो इंटरनल पार्ट्स के अंदर था। तो आप देखेंगे बुक्स के जो टाइटल है, टाइटल पेज या वर्सो टाइटल पेज के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन से तो टाइटल क्या। अब यहाँ पर बात आता है कि टाइटल का मीनिंग क्या है। जनरली हम जो लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट देखते पढ़ते हैं तो कहता है कि नेम ऑफ द वर्क, यानी जो आपने काम किया है उसको एक वर्क नेम दे दिया, दैट इज कॉल्ड द टाइटल है। तो हम वहां पर उस बुक का जब क्लासिफिकेशंस करते हैं तो उसका टाइटल देखते हैं, टाइटल क्या है, वो टाइटल किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है क्लासीफाई करने, तब वहां पर हमारे जो क्लासिफिकेशन स्कीम का रोल आ जाता है। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि कई बार क्या होता है, पुस्तकों के जो टाइटल होते हैं वो भी काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसे नॉवेल्स होते हैं, बहुत से नॉवल ऐसे होते हैं जिससे उनके सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता लग पाता, या बहुत सी विषय वस्तुएं भी ऐसी होती हैं जिनसे कई बार आप उस बुक के जो सब्जेक्ट है उसको डिसाइड करने में असमर्थ। तो एक क्लासीफायर होने के नाते, एक वर्गीकरण करता होने के नाते हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि उस जो पुस्तक है उसको किस विषय के अंतर्गत हमें रखना है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो एक नॉवल है यू कैन विन, तो यू कैन विन से कई बार कन्फ्यूजन होता है कि हो सकता है वो स्पोर्ट्स की किताब हो सकता है वो मोटिवेशन की किताब हो सकता है वो नॉवल की हो। तो हमें कैसे पता लगाना चाहिए कि वो किस सब्जेक्ट से डील करती है? राइट सर, जनरली हम देखते हैं सर कि जो कुछ बुकें हैं क्लियरफाई नहीं हो पा रहा है कि वो किस जो टाइटल से हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं सब्जेक्ट के। जैसे प्रीवियस में मैंने बताया कि सब टाइटल से आपको नोट इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो हम उसके देखते कि वो ऑथर ने किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। और नॉवेल्स की जब वहाँ तक आपने बात की, तो नॉवेल्स को जनरली हम जो है ना वो वेरियस टाइप का लिटरेचर टाइप के अंदर बात करते हैं कि वो लिटरेचर किस फॉर्म में है। वो नॉवेल फॉर्म में, जैसे आपने कहा नॉवेल है, वो लिटरेचर किस लैंग्वेज में आता है, लैंग्वेज टाइप के आ गए। तो जनरली हम जो इस तरह से जर्नल बुक होते हैं उनको क्लासीफाई करने के लिए जो भी स्कीम आप अडोप्ट करेंगे, उस स्कीम के अंदर पर्टिकुलरली उस जो है उसका एक जर्नल नंबर देखने को मिलता है। अगर हम बात करूं कि डीडीसी के अंदर या बात करूं कॉलन क्लासिफिकेशन, डीडीसी के अंदर हम देखते हैं कि 00 जर्नलिस्ट दिया गया। बट यहाँ पर ये इसका मीनिंग ये है कि आपको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा कि वो जो नॉवेल्स है वो रिलेटेड किससे है, वो रिलेटेड फिक्शंस है, ड्रामा है, या किससे रिलेटेड। अगर वो ड्रामा है तो डेफिनेटली वो ड्रामा के उसके नंबर में जाएगा ना, किस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट ने लिखा है उसको। देन जनरली हम देखते हैं कि जो एनालाइज करें कि वो किस ऑथर ने लिखा है। वो हो सकता है उस ऑथर से हम आइडेंटिफाई कर लें कि वो किसी जर्नल हिस्ट्री के ने लिखा है या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, किस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है, उससे आइडेंटिफाई करके हम इजीली उसको आइडेंटिफाई करें। बट यहाँ पर अगेन जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के अंदर जो वेरियस स्कीम के अंदर जो अलग अलग डिवाइसेस दी गई है, वहां पर फिर भी एज ए जो क्लासिफिकेशन स्कीम का नॉलेज रख रहा है जो लाइब्रेरी स्टाफ है जो पढ़ रहे हैं हमें, वो यही पढ़ाया जा रहा है कि क्लासिफिकेशन स्कीम को आप किस प्रकार से क्लासिफाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स को, किस स्कीम को, कौन सी स्कीम आपके लिए, कौन सी स्कीम के तहत यूज करके आप कौन से उसके डिवाइसेस के या अदर इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करेंगे, फिर उसका क्लास नंबर आप बनाएंगे। सर, पुस्तकालय में बुक क्लासिफिकेशन टर्मिनोलॉजी तो बहुत पॉपुलरली यूज होती है। एक और टर्मिनोलॉजी है डेप्थ क्लासिफिकेशन, थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए किस प्रकार पुस्तकालय में प्रचलित है। बेसिकली सर डेप्थ क्लासिफिकेशंस के अंदर हम कहते हैं कि जो माइक्रो कहते हैं कि जैसे सब्जेक्ट होता है मैन और माइक्रो की बात करें कि जो सूक्ष्म सब्जेक्ट तक उसको क्लासिफाई करके पर्टिकुलर किस से रिलेटेड रिप्रेजेंट करेंगे लार्ज ऑफ नंबर। जैसे हम देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन डेप्थ क्लासिफिकेशन स्कीम की बात करते हैं, जो एग्जांपल्स लेते हैं जो क्लासिफिकेशंस के अंदर, उसको हम कहते हैं कि यूडीसी है। यूडीसी है वो
उस सब्जेक्ट के जो आपको उस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेगी, फर्स्ट फैसेट्स क्या था, सेकंड क्या था, यानी वो डीप में जाके उसको डॉक्यूमेंट्स को क्लासीफाई कर आइडेंटिफाई कर ले कि ये पर्टिकुलरली जो सब्जेक्ट है उस के अंदर क्लासीफाई किया जाएगा ना, तो उसको हम कहते हैं कि डेप्थ क्लासिफिकेशन। डेप्थ क्लासिफिकेशन की जर्नली की जो डेफिनेशन देखने को मिलती है, जो हमारे आपने इग्नू स्टडी मटेरियल में भी है, अदर टेक्स्ट मटेरियल में मिलती है, कि स्कीम फॉर द क्लासिफिकेशन, यानी स्कीम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो सब्जेक्ट, scheme for classifications of micro subjects presenting a large number of facets unlike macro subject है ना। जनरली ये देखने को मिलते हैं हमें कि डेप्थ क्लासिफिकेशन की मीनिंग डेफिनेशंस है ना। सर ये तो आपने माइक्रो लेवल पे डॉक्यूमेंट को क्लासिफिकेशन करने के लिए बताया कि डेप्थ क्लासिफिकेशन टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल होता है, क्या मैक्रो लेवल पे भी कुछ ऐसा टर्मिनोलॉजी यूज़ होता है लाइब्रेरीज में? जनरली यूज़ कर सकते हैं आप कि भी मैक्रो लेवल के ऊपर, क्योंकि जनरली देखते हैं कि जब आपको डैप में जाने की जरूरत नहीं, इजीली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिजिक्स है, साइंसेज है या केमिस्ट्री है, तो वो आपका मैक्रो लेवल कह सकते हैं उसको ना। तो जो हम यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्या ये इसी का एक प्रकार है? हाँ जी हाँ, उसको एज वेल एज द हम डेप्थ क्लासिफिकेशंस भी कह सकते हैं उसको। अच्छा सर, एक जैसे पुस्तक है, किसी भी पुस्तक को लाइब्रेरी में जब हम यूजुअली हम रिकॉल करते हैं तो हम कॉल नंबर के नाम से रिकॉल करते हैं जी। कॉल नंबर क्या होता है? जनरली देखिए, जब हम क्लासिफिकेशन स्कीम यूज़ करते हैं और उसमें जो हम उसको जो नंबर अलॉट करते हैं उसको हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कॉल नंबर। अब कॉल नंबर को हम कहते हैं कि वो 3 कैटेगराइज में उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, बट कॉल नंबर की डेफिनेशन है कॉल नंबर ऑफ ए बुक unit is symbol used to fix its positions related to other books है ना। ये एक डेफिनेशन है कॉल नंबर की, टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, बट सिंप्लीफाई हम कहते हैं कि कॉल नंबर हैव द 3 कंपोनेंट है ना। 3 कंपोनेंट का मतलब यहाँ पर यूज किया जाता है, फर्स्ट इज क्लास नंबर, क्लास कहते हैं क्लास नंबर। सेकंड यूज करते हैं हम कि बुक नंबर। थर्ड इसमें कंपोनेंट पार्ट आता है कलेक्शंस नंबर। अब जो क्लास नंबर है, क्लास नंबर किसे कहेंगे? क्लास नंबर जैसे डॉक्टर एस आर रंगनाथन की डेफिनेशंस में आप देखते हैं तो उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल लैंग्वेज ऑर्डिनरी नंबर यूज किया है, तो उसको क्लास नंबर हम अलॉट करते हैं। जैसे लाइक बी मैथमेटिक्स यूज किया है या सी फिजिक्स यूज किया है या लाइब्रेरी साइंस के लिए 2 यूज किया ना। उसके बाद में आता है कलेक्शंस बुक नंबर। अब बुक नंबर क्या होता है? जनरली बुक, क्योंकि देखिए लाइब्रेरीज के अंदर देखिए, सपोज करो कि आपके पास एक सब्जेक्ट है या एक टाइटल लेते हैं हम, एक टाइटल सपोज करो, एक टाइटल है कोलन क्लासिफिकेशन है, कोलन क्लासिफिकेशन 6 एडिशंस बाई डॉक्टर एस आर रंगनाथन। लाइब्रेरीज ने उसकी 20 कॉपीज वॉल्यूम्स 20 कॉपीज परचेज कर लिए। अब उसके जो क्लास नंबर है, क्योंकि टाइटल इज सेम, ऑथर इज सेम, तो डेफिनेटली क्लास नंबर इज सेम, तब उसको अलग सेपरेट करने के लिए हम जो है उसका बुक नंबर अलॉट करते हैं। अब बुक नंबर के लिए वेरियस फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मेट्स हैं, जैसे डीडीसी के अंदर मेलविन डीवी ने अनदर एक फॉर्मूला दिया है कि हाउ टू जनरेट द बुक नंबर, और कोलन क्लासिफिकेशंस में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने ड्यूरी ने भी बुक नंबर का फॉर्मूला दिया। तो वहां पर इसका कहने का मतलब है कि बुक्स को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि आपने वहां मैंने कहा कि 20 वॉल्यूम्स या 10 वॉल्यूम्स आपने सेम टाइटल के खरीदे तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, तो इसलिए हम जो बुक नंबर का यूज करते हैं। थर्ड कंपोनेंट में डिस्कस किया कि उसमें कलेक्शंस नंबर है। कलेक्शंस नंबर का मतलब यहाँ पर क्या है कि कलेक्शंस नंबर मतलब विच काइंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स है। जनरली हम देखते हैं लाइब्रेरीज के अंदर आप देखते हैं कि आरबी लिखा था, आरबी मींस दे आर यूजिंग द रेफरेंस बुक है ना, कि रेफरेंस बुक के लिए सपोज करो टीबी लिखा है, टी कैपिटल बी कैपिटल लिखा, इस मींस टेक्स्ट बुक्स के लिए लिखा। तो इस तरह से हम जब कॉल नंबर डिजाइन करते हैं तो कॉल नंबर डिजाइन करने के लिए क्लास नंबर यूज करते हैं, कलेक्शंस नंबर, बुक नंबर एंड कलेक्शंस नंबर। कलेक्शंस नंबर मींस रेफर किस विच काइंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ये टेक्स्ट बुक्स है, रेफरेंस बुक है, या इस तरह से। और ये आप जब यूज करेंगे क्लासिफिकेशन स्कीम में ना, जो भी क्लासिफिकेशन स्कीम यूज करेंगे तो उसका जो फॉर्मेशन है वो डिफरेंट होगा। सपोज करो कि आपने डीडीसी यूज किया तो डीडीसी में जो कॉल नंबर बनता है वो भी 3
3 कंपोनेंट को इंक्लूड करके ही बनता है, बट उसका फॉर्मेशंस प्रेजेंटेशंस है लाइक सपोज 020.142 है ना, तो 020.142 है, ये कि कॉल नंबर हम कह सकते हैं, बट ये कॉल नंबर जो बना है फिर उसके बाद स्पेस दे के फिर नंबर है, फिर स्पेस दे के फिर नंबर यूज किया गया है, तो इस मीन होल इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट द कॉल नंबर। सेम मान लीजिए आपने कॉलन क्लासिफिकेशंस के अंदर कॉल नंबर देखने को मिलता है, तो कॉलन क्लासिफिकेशंस को आप देखने को मिलता है कि O111,215,142, देन उसके बाद स्पेस, देन उसके बाद बुक नंबर, देन उसके बाद विच काइंड ऑफ द कलेक्शंस डॉक्यूमेंट्स आर रेफर एंड, तो दीज आर रिप्रेजेंट द कॉल नंबर। तो आपने बताया कि जो कॉल नंबर है वो अपने आप में 3 महत्वपूर्ण पार्ट्स जो होते हैं जिससे मिलकर बना होता है, जिसे आपने बताया क्लास नंबर, जिस बेसिक क्लास से वो डॉक्यूमेंट डील करता है, मान लीजिए फिजिक्स से डील करता है, हिंदी सब्जेक्ट से है, या वो फिजिक्स का है या केमिस्ट्री का है। देन कम्स बुक नंबर एंड कलेक्शन नंबर। तो बुक नंबर आपने बताया कि जो ऑथर नंबर होता है उससे हम क्रिएट करते हैं टू फिक्स द लोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन द शेल्फ, एंड देन कलेक्शन नंबर रिप्रेजेंट्स टू विच कलेक्शन इट बिलोंग्स, रेफरेंस बुक है, टेक्स्ट बुक है। तो अपने आप में एक कॉल नंबर को कंप्लीट होने के लिए 3 मुख्य पार्ट्स से मिलकर बना होना ज़रूरी है, ताकि उसकी लोकेशन और उस बुक का रिट्रीवल और रिप्लेसमेंट इजी हो पाए। अब हम जानते हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की अन्य टर्मिनोलॉजीज जो पॉपुलरली यूज़ होती हैं उसके बारे में। जनरली सर जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं, जैसे कॉल नंबर देखा, बुक नंबर देखा, फैसिट एनालिसिस की बात की हमने, और एक एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशंस जो है वो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा एनालिसिस फैसिट्स हम यूज़ करते हैं। तो दीज आर द फ्यू टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा देखें कि जो क्लासिफिकेशन स्कीम जो बनती है वो क्लासिफिकेशन स्कीम इस तरह से बनती है कि वो यूज़फुल हो। वो किसके यूज़फुल हो? वो क्लासीफायर जो डॉक्यूमेंट्स को क्लासीफाई उसके लिए भी ईजी हो, और जो डॉक्यूमेंट्स को जब हम सर्चिंग करें, क्योंकि देखिए यूजर आज जब जनरली हम देखते हैं कि अगर आपने क्लास नंबर, सपोज करो कि आपने कोई स्कीम यूज़ की, डीडीसी यूज़ की, तो उसमें आप क्लास नंबर आपने मेंशन किया, अगर वो कॉल नंबर जो मेंशन किया आपने कॉल नंबर, उसमें अगर यूज़र ने एक पॉइंट या एक नंबर मिस कर दिया मेंशन करते समय, सर्च करते समय, तो आप पूरी लाइब्रेरी में ढूंढते रहेंगे, वो नहीं मिलेगा ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब मेंशन करते हैं तो जो नोटेशंस यूज़ करते हैं, जो नोटेशंस वर्ड एक जो हम कहते हैं कि अदर एक जो उसका टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं नोटेशंस। अब नोटेशंस क्या होता है? जनरली नोटेशंस हम कहते हैं अंकन, जिसको हिंदी में कहते हैं कि आप कोई भी स्कीम यूज़ करेंगे तो उसमें दे आर रिप्रेजेंट द नोटेशंस है ना। जैसे मैंने कहा कि डेफिनेशंस में आपको प्रीवियसली कहा कि ऑर्डिनरी नंबर की बात करें तो ऑर्डिनरी नंबर दे आर यूजिंग द इंडोर्मिक, जो यूजर समझ के तो नोटेशंस यूज़ करते हैं। नोटेशंस भी एक टर्मिनोलॉजी है। तो नोटेशंस को फिर फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। लाइक एक होता है कि जो मोस्टली स्कीम यूज़ करती है प्योर नोटेशंस हो सकता है या मिक्स नोटेशंस हो सकता है। अब प्योर नोटेशंस मीन्स होता है वो सिंगल टाइप ऑफ कैरेक्टर्स दे आर यूजिंग है। लाइक सपोज अल्फाबेट लेटर हम यूज करें A to Z है ना, दैट इज अ सिंगल टाइप ऑफ नोटेशंस है ना। लेकिन आई एम सेइंग अबाउट द जीरो इंडो अरबिक नंबर 0 to 9, तो 0 to 9 और अनदर इज लाइक द जो कनेक्टिव सिंबल्स में हम कनेक्टिव सिंबल्स यूज करते हैं या अदर सिंबल्स यूज करें लाइक कोमा, कोलन, सेमी कोलन, ये जो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द कनेक्टिव सिंबल्स, इनको मिक्स, इनको सबको इंक्लूड कर लिया, दैट इज अ कॉल्ड द मिक्स नोटेशंस है ना। नोटेशन 2 टाइप, फर्स्ट इज प्योर नोटेशन, सेकंड इज देयर द मिक्स नोटेशंस। अब नोटेशन इसलिए कहते हैं कि ऐसे स्कीम यूज करे जिसे यूजर को इजीली वो मेंशन करे, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक हेल्पफुल टूल के रूप में आपके लिए हेल्प करेगा ना। जी सर, आपने जैसे बताया कि नोटेशन 2 तरीके की होती है, प्योर नोटेशन और मिक्स नोटेशन। तो प्योर नोटेशन में हम सिंपली एक ही प्रकार के जो नोटेशंस हैं उसका इस्तेमाल करें। जैसे आपने बताया कि या तो अंकों का ही इस्तेमाल होगा या शब्दों या जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अक्षर हैं, उनका इस्तेमाल होगा। और अगर उन दोनों का इस्तेमाल हो रहा है तो वो मिक्स नोटेशन का प्रकार है। सर, अब आप थोड़ा सा हमें बताइए कि ऐसी कौन कौन सी पॉपुलर क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं जो लाइब्रेरीज में मुख्यतः तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। देखिए
अगर हम थोड़ा सा पढ़ें कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किस स्कीम को कैटेगराइज भी किया गया, स्कीम्स जो पद्धतियाँ जो बनाई गई थी, पद्धति का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप एक डॉक्यूमेंट्स को चाहे वो वेरियस फॉर्मेट उसको क्लासिफाई करोगे तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड कोड होना चाहिए आपको ना। आप ही देखेंगे अगर वर्ड वाइज देखें कि कौन सी पॉपुलर स्कीम है तो हम देखने को मिलता है कि डीडीसी, आपको डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम है जो मोस्ट पॉपुलर स्कीम है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं क्योंकि वो एक तो रेगुलरली अपडेट हो रही है और डॉक्यूमेंट जहाँ पर मोस्टली लाइब्रेरी जो हम बात करें ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज की, जहाँ पहले मैनुअल सिस्टम होता था, फिर पार्सली ऑटोमेशन आया, फिर फुली ऑटोमेशन आया, फिर अभी हम देखते हैं कि डिजिटल की तरफ है, डिजिटल लाइब्रेरी की बात करते हैं तो ईजिली उसको डॉक्यूमेंट्स को क्लासीफाई किया जा सकता है डीडीसी से। तो देखेंगे डीडीसी है वो, अगर आप डीडीसी स्कीम है, ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि इंडियन स्कीम जो है वो कौन सी है तो इंडियन स्कीम का नाम आता है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम जो बनाई थी वो इंडियन स्कीम की बात करें। इसके अलावा और भी स्कीम्स है लाइक लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की बात करें या सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम की बात करें, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम की बात करें या यूडीसी क्लासिफिकेशन स्कीम, तो लॉट ऑफ स्कीम्स है बट डीडीसी ही मोस्ट पॉपुलरली यूज हो रही है। उसके पीछे वेरियस रीजन, जैसे मैंने कहा कि एक तो ये इजीली आप ये यूजेस के हिसाब से भी, क्योंकि आप देखिए कि अगर आप डीडीसी को अगर आप पढ़ते हैं हिस्टोरिकल उसका बैकग्राउंड देखेंगे तो वो देखते हैं कि 42 या 40 पेजेस से स्टार्ट हुई है डीडीसी। जो फर्स्ट एडिशंस निकला था वो 1876 के अंदर मैलिन डीवी जो ही वाज असिस्टेंट लाइब्रेरियन जो ने एक स्कीम बनाई तो वो 42 या 44 पेजेस से देखने को मिलता है। नाउ आप देखेंगे तो वो 40,000 के आसपास बस है। फर्स्ट एडिशंस निकला था 1876 में और आप देखेंगे जो इग्नू हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो 19 एडिशंस पढ़ा रहे हैं कोर्स हमारे इसमें, लेकिन देखेंगे कि जो 23rd एडिशन जो है वो 2011 के अंदर इंट्रोड्यूस किया वर्जन्स आया था। उसके बाद जो ऑनलाइन भी है वेब डीबी भी आप यूज़ कर सकते हो, बट जनरली हम देखते हैं कि आज के लिए जो लेटेस्ट ट्रेंड की जब हम बात करते हैं देखते हैं कि आज के लिए आज को क्या आता है कि क्लासिफिकेशन जो है ना, पब्लिशर्स भी CIP वर्ड यूज़ किया होगा, CIP कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन है ना। अब कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन देखते हैं कि जो कुछ स्टैंडर्ड्स पब्लिशर जो है वो जब बुक प्रिंट हो रही होती है उसी टाइम में उसको क्लास नंबर है वो मेंशन कर देते हैं। अब वहाँ पर देखेंगे जब क्लास नंबर जो मेंशन कर रहे हैं यानी वो जो बुक प्रिंट होने के साथ साथ उस डॉक्यूमेंट्स को उस बुक्स को क्लासीफाई कर दिया गया उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, तो वहाँ पर हमें क्लास नंबर देखने को मिलता है CIP जिसको हम कहते हैं। तो क्लास नंबर आपको वहाँ पर भी क्लास नंबर आप देखने को मिलता है कि वहाँ DDC से मेंशन देखने को मिलता है कि DDC स्कीम जो है उससे क्लास नंबर है। अब DDC देखेंगे कि जो जितना नॉलेज वर्ड में जितना भी नॉलेज है उसको आप कैटेगराइज 0 से लेकर 10 डिजिट जो इंडो अरबिक नंबर है उसमें उसको क्लासिफाई किया गया है। अब उसमें भी है कि जैसे सपोज करो 00 से स्टार्ट किया, 010 किया, फिर अगर हम दूसरा ले लें कि 1 to 10 मेन क्लासेज आर डिवाइडेड इनटू होल नॉलेज इन DDC, तो देखते हैं कि वहाँ पर भी उसके अलावा आप देखेंगे कि उसके अंदर जो नए सब्जेक्ट आते हैं, जैसे सपोज करो कि अमर्जिंग कोई नए एरियाज इंट्रोड्यूस हुआ तो उसका भी उसमें एडजस्टमेंट है कि इजीली आप उसे क्लास नंबर क्लासीफाई कर सकते हो। इसलिए जो आप देखेंगे कि मोस्टली जो DDC स्कीम यूज होती है क्योंकि एक तो उसमें ईजी है मेंशन करें, क्योंकि आपको वो कहता है कि मिनिमम 3 डिजिट होने चाहिए DDC में, उसकी लेंथ ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अदर कोई स्कीम आप यूज़ करोगे तो उसमें द वेरियस कनेक्टिव सिंबल्स यूज़ करोगे तो डेफिनेटली कोई कनेक्टिव सिंबल्स अगर मिस हो गया तो वो लाइब्रेरी में जो अरेंज करेंगे या सर्चिंग करने के लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो इसलिए हम DDC को यूज़ करते हैं क्योंकि वो इंडो अरबिक नंबर में 1 to 0 यूज़ किया गया है उसमें, और रेगुलर अपडेशंस उसके रेगुलर वर्जन्स है उसके निकलते रहते हैं। सर आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें DDC की विशेषताओं के बारे में बताया। अब आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि DDC में विषय जो हैं जो सब्जेक्ट हैं उसको किस प्रकार व्यवस्थापित किया गया है, कितने उसमें बेसिक क्लास हैं, कितनी उसमें टेबल्स हैं और किस तरीके से जो प्रोसेस है कॉल नंबर बनाने का DDC के द्वारा किस प्रकार वो इजी है ताकि वो इतनी पॉपुलर है।
देखिए सर, आप इससे वेब डीबी भी यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन आप है ना, इसका ऑनलाइन वर्जन्स भी डीडीसी का है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको टाइटल जो है वो आपको टाइटल उसमें टाइप करना है, वो ऑटोमेटिकली वो क्लास नंबर अलॉटेड कर देगा। अब बात कही कि आपने इसके अगर फीचर्स की बात करें जो मैंने छोड़े हैं कुछ, लाइक फीचर्स में हम कह सकते हैं कि डीडीसी रेगुलर अपडेट निकलता है, इसमें टेबल्स यूज़ होती है। अब टेबल्स की जब बात करते हैं कि देखिए अगर डीडीसी को हम फिजिकल फॉर्म में बच्चों को दिखाएं कि भी डीडीसी का कितने वॉल्यूम्स में है, तो जनरली आप देखते हैं कि डीडीसी जैसे जैसे एडिशंस निकलता गया वैसे वैसे मैंने कहा कि पेजेस 42 से आप देखोगे अब 1000 में जा रहा है, उसका पेजेस जो है वो इंक्रीज होता है। तो आप देखेंगे 23rd एडिशन जो है वो अगर आप देखेंगे तो वो 4 वॉल्यूम्स में है। अब 4 वॉल्यूम्स में या डीडीसी आर डिवाइडेड इन 4 वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू 23rd एडिशन। पर अगर सेम ये मैं कहूँ कि 19 एडिशन जो है 3 वॉल्यूम्स में। अब वॉल्यूम्स मीन्स कि क्योंकि देखिए वॉल्यूम्स में फर्स्ट वॉल्यूम में उन्होंने क्या दिया, फर्स्ट वॉल्यूम में दिया कि टेबल्स और मैनुअल है किस तरह से आपको डीडीसी यूज करना है उसके लिए। सेकंड वॉल्यूम में उन्होंने दिया शेड्यूल। अब शेड्यूल भी क्या उन्होंने कहा, आपने कहा क्लास नंबर है ना, क्लास नंबर उन्होंने स्टार्ट किया कि आप ही मान के चले कि 001 से लेके स्टार्ट किया या 10 से स्टार्ट किया, 00 से स्टार्ट करके वो 900 तक 90999 तक लेके जा रहे हैं। तो अब वहां पर जब 00 से स्टार्ट करके वो 999 तो डेफिनेटली एक वॉल्यूम्स में नहीं आएगा। तो शेड्यूल आर अगेन 2 पार्ट्स है। द फर्स्ट पार्ट में शेड्यूल के क्लास नंबर मेंशन किया गया वो 599 तक का है। देन सेकंड जो शेड्यूल जो है उसका यानी DDCR 20 according 23rd editions, according to 23rd edition there are 4 volumes. First volume saying the table and manual, second is schedule, third is also schedule, and fourth also is a relative index है। अब रिलेटिव इंडेक्स का यूज कैसे करना है, क्योंकि वो हेल्पफुल है। कि आपको कई बार क्या होता है, जैसे आपने स्टार्टिंग में पूछा कि हमें आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं हो कि वो किस सब्जेक्ट में जाएगा वो टाइटल है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि रिलेटिव इंडेक्स की हेल्प लेते हैं, फिर उस रिलेटिव इंडेक्स से हम मेन शेड्यूल में आते हैं। क्योंकि रिलेटिव इंडेक्स आपके एक इंडेक्सिंग है, वो एक इंडेक्स आपको गाइड कर रहा है कि ये टाइटल कौन से सब्जेक्ट के अंदर रिलेटेड है। तो वो इंडेक्सिंग जो है वो इंडेक्स रिलेटिव इंडेक्स आपको पहुंचाता है शेड्यूल तक। अब शेड्यूल में भी जाना है, इसलिए स्टूडेंट को हम सिखाते हैं कि आपको जरूरी है कि आपको वेरीफाई करना है कि वो पर्टिकुलरली जो रिलेटिव इंडेक्स में जो नंबर जो आपने इंडिकेट किया है वो पर्टिकुलरली उस शेड्यूल में है या नहीं। फिर शेड्यूल के अंदर हम उसमें देखते हैं कि वो किस नंबर क्या मेंशन किया है, उसके सब डिवीजन सब सेक्शंस। अगर आप देखेंगे मेन क्लासेस, उसके बाद में आपका आता है कि डिवीजन, उसके बाद सब डिविजन्स की बात करें, फिर सब सेक्शंस की बात करें। उस हिसाब से हम उसको देखते हैं कि ये एक्यूरेट क्लास नंबर होगा तो हम डीडीसी को हम यूज़ कर सकते हैं। डीडीसी एक दूसरे का कि ईजिली आप यूज़ कर सकते हो। अगेन आई रिपीट कर रहा हूँ कि ईजिली आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप रिलेटिव इंडेक्स की हेल्प ले लीजिए। बट एज ए स्टूडेंट हम ये नहीं कहते कि आपको रिलेटिव इंडेक्स क्या आता है। एज ए लाइब्रेरियन अगर आप वर्क क्लासीफाई कर रहे हैं तो हम उसको हेल्प ले सकते हैं कि आप उसको रिलेटिव इंडेक्स से आप उसको हेल्प के थ्रू आप क्लास नंबर बना सकते हैं डीडीसी को यूज़ करते हैं। सर ये तो क्लासिफिकेशन स्कीम की बात रही, ऐसे कौन से और टूल हैं जो एक क्लासीफायर को ध्यान में रखने पड़ते हैं कॉल नंबर बनाने के टाइम पे? जैसे कटर टेबल है और सब्जेक्ट हेडिंग्स हम यूज़ करते हैं जब हम कैटलॉगिंग करते हैं, तो उस टाइम भी हमें डिसाइड करना पड़ता है कि किस सब्जेक्ट में जाएगा। या हम थिसॉरस देखते हैं और भी चीज़ें जो हैं इन रिलेशन देखते हैं। और एक अच्छे क्लासीफायर होने के नाते आप में कौन कौन सी विशेषताएं होना आवश्यक है? देखिए एक क्लासीफायर किसे कहते हैं, पहले तो हमारे स्टूडेंट को ये पता हो कि एक होता है क्लासिफिकेशनिस्ट, एक होता है क्लासीफायर, है ना। 2 टर्म यूज़ करते हैं। क्लासीफायर का मतलब होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स को क्लासीफाई कर रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स को क्लासीफाई कर रहा है। और क्लासिफिकेशनिस्ट का मतलब होता है कि वो उन्होंने एक स्कीम बनाई है, जैसे मेल्विन डीवी इसे क्लासिफिकेशनिस्ट कह सकते हैं। और क्लासीफायर आप या मैं हो सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को क्लासीफाई कर रहे हैं। अब डेफिनेटली आपको क्लासीफायर को क्या क्या करेक्टरिस्टिक होने चाहिए, उसको कितना नॉलेज होगा, डेफिनेटली उसको स्कीम का स्कीम के बारे में उसको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, उसको थ्योरेटिकल पढ़ा हो एज वेल तो सब प्रैक्टिकल उसने काम किया हो। दूसरा उसको अपडेट होना चाहिए कि भाई जो लेटेस्ट टूल्स जो क्या यूज़ किए जा रहे हैं क्लासिफिकेशन स्कीम के लिए
तो वो हम क्लासिफिकेशन, जैसे मेलविन डीवी ने देखेंगे, डीवी क्लासिफिकेशन की लेटेस्ट टूल अब यूज़ करते हैं, वेब डीबी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन CD के फॉर्म में भी आपको मिल जाता है स्कीम जो। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसको सब्जेक्ट का थोड़ा सा भी एक्सप्लोर करना पड़े। कई बार क्या होता है कि जो क्लासीफायर होता है वो इजीली आइडेंटिफाई, जैसे आपने कहा प्रॉब्लम आती, तो हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट्स जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे हम जो है वो व्यू जान सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स किस सब्जेक्ट में आएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज हमें क्लासिफिकेशन के संबंध में बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराया। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, बेसिक टर्मिनोलॉजी किस प्रकार से लाइब्रेरीज में यूज़ होती है उसके बारे में बताया, क्लासिफिकेशन स्कीम्स के विभिन्न प्रकारों के बारे में भी बताया, और क्लासिफिकेशन की क्या विशेषताएं होती है, कौन कौन सी पॉपुलर स्कीम्स हैं जो लाइब्रेरीज में यूज़ हो रही हैं, क्लासीफायर को किस तरीके से ध्यान रखनी चाहिए, विशेष प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए क्लासिफिकेशन के टाइम में करते समय। अपने विचार लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन विषय पर साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।